स्टेशन पर ट्रेन के आने से पहले बजने वाली इन घंटियों को गिनना मेरी पुरानी आदत थी। न जाने क्यों, पर इन घंटियों को सुनकर इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मुझे अपने जिंदा होने का प्रमाण मिलता था। आज भी इसी एहसास के बीच में मैं भोपाल से दिल्ली तक का यह सफ़र पूरा कर रहा था। खैर, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी और ट्रेन में जल्दी चढ़कर पूरी सीट पर अपना कब्जा जमाने की पुरानी प्रथा को लोग आज भी पूरा कर रहे थे। लगभग 2 मिनट में ही खचाखच भरा पूरा प्लेटफॉर्म ट्रेन में सवार हो चुका था। मैं भी अब रेलवे की उस पुरानी बेंच से उठा जो मुझे हर स्टेशन पर मिल जाती और अनायास ही मुझे अपनी ओर खींच लेती थी। जैसा कि मैंने सोचा ही था, मेरी बर्थ पर पहले से एक महाशय जागते हुए गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने अपने हाथ से उन्हें हल्के से हिलाकर बिल्कुल वैसे ही उठाने की कोशिश की जैसे सुबह सुबह कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है। हालांकि उन्होंने भी मेरा पूरा साथ देते हुए छोटे बच्चे की तरह नींद के आगोश में अपने पैरों को थोड़ा सा समेटकर बिना उन्हें परेशान किए चुपचाप वहाँ बैठ जाने का इशारा किया। खैर, भारतीय होने की परंपरा का निर्वहन सफलतापूर्वक हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, भाई साहब, यह मेरी सीट है। पहली आवाज़ में ही गहरी नींद से उठकर उन्होंने मुझे गुस्से से इस कदर देखा जैसे बस आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, और अपना कंबल लेकर ऊपर की बर्थ पर चढ़ गए। ऐसा मेरे साथ अक्सर ही होता था, इसलिए मुस्कुराकर मैं अपनी बर्थ पर बैठ गया और हमेशा की तरह नावल पढ़ने लगा जो मैंने अभी अभी स्टेशन के बुक स्टॉल से खरीदी थी। ट्रेन को स्टेशन छोड़े लगभग 20 मिनट हो चुके थे और अब तक मैं अपने नॉवेल के लगभग 8 पन्ने पढ़ चुका था। तभी मेरी नज़र सामने के कंपाउंड में बैठी एक लड़की पर पड़ी। हल्के पीले रंग का सूट पहने वह मुझे कुछ परेशान सी दिखी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह थोड़ी सी घबराहट में है। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना टिकट यात्रा कर रही हो। बार बार पीछे मुड़कर वह टीटी के न आ जाने को बार बार सोच रही थी। शायद सोच रही थी कि टीटी को थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। सामान के नाम पर उसकी गोद में महज एक छोटा सा बैग था। फिर थोड़ी देर बाद वह खिड़की की ओर हाथ रखकर सो गई और मैं भी अपनी नॉवेल पढ़ने में व्यस्त हो गया। लगभग आधे घंटे बाद टीटी ने उसको उठाया और पूछा, कहाँ जाना है बेटी? अंकल, दिल्ली तक जाना है, उसने घबराहट और मासूमियत भरे लहजे में कहा। टिकट है? टीटी ने पूछा। हाँ अंकल, जर्नल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाई, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। ठीक है बेटा, लेकिन 300 रुपये पेनाल्टी लगेगी, टीटी ने कहा। लेकिन अंकल, मेरे पास तो 100 रुपये ही है। लड़की की आंखें अब थोड़ी सी भीग चुकी थी। ये तो गलत बात है बेटा, पेनाल्टी तो भरना ही पड़ेगा, टीटी ने कहा। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में 100 रुपये ही हैं। कुछ परेशानी आ गई, इसलिए जल्दीबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वह रोने लगी। टीटी को उस पर दया आ गई और उसने 100 रुपये का चालान बनाकर उसे दिल्ली तक के सफ़र की अनुमति दे दी। टीटी के जाते ही उसने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देखकर हंस तो नहीं रहा। फिर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन किया कि जल्दीबाजी में वह पैसे रखना भूल गई और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कैसे भी करके दिल्ली स्टेशन पर उसे कुछ पैसे भिजवा दे, नहीं तो वह समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद मेरे मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि हो ना हो यह लड़की किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर है। ना जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। मन कर रहा था कि उसके पास जाकर इंसानियत के नाते उसकी मदद करूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत। लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह से सोचना और उसके पास जाकर उससे बात करना भी अजीब था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी ना हो और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। इतना सोचकर
मेरे मन में फिर से विचार का उथल पुथल शुरू हो गया। बहुत देर तक उसे इस तरह परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय सोचने लगा जिससे उसकी मदद भी कर पाऊँ और उसकी पहचान में भी ना आऊँ। बहुत देर तक सोचने के बाद जिस नावल को मैं पढ़ रहा था उसके आखिरी पन्ने पर मैंने लिखा, बहुत देर तक तुम्हें परेशानी में देख रहा हूँ। पैसे ना होने की बात जो तुमने फ़ोन पर किसी को बताई वह भी मैंने सुनी। मैं जानता हूँ कि किसी अजनबी का इस तरह पैसे भेजना अजीब है और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी होगा, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है। इसलिए इस किताब के साथ 800 रुपये तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हें कोई आसान ना लगे इसलिए नीचे अपना एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे तुम मुझे यह पैसे वापस भी भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे यह पैसे वापस करो। एक अजनबी हमसफ़र। एक चाय वाले के हाथों मैंने वह किताब उस लड़की को देने को कहा और चाय वाले को उस लड़की को मेरे बारे में बताने को मना किया। किताब और उसमें रखे पैसे मिलते ही लड़की ने मुड़कर इधर उधर देखा, लेकिन तब तक मैं अपनी बर्थ पर कंबल ओढ़कर सो गया था। उसे ट्रेन के उस डिब्बे की भीड़ में कोई भी नहीं दिखा जो उसकी ओर देख रहा हो। थोड़ी देर बाद कम्बल का एक कोना थोड़ा सा हटाकर मैंने उसकी ओर देखा। पैसे पाकर अब उसके चेहरे पर एक चमक आ चुकी थी और सूखे पड़े होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उस दिन उसकी वह मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा जैसे कई सालों से मुझे बस इसी मुस्कुराहट का इंतजार था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरे दिल उसके हाथों में थमा दिया। थोड़ी थोड़ी देर में मैं चादर का कोना हटाकर उसकी ओर देखकर मैं सांसें ले रहा था। पता ही नहीं चला कब मेरी आंखें लग गई। जब नींद से जगा तब तक दिल्ली स्टेशन आ चुका था। मैंने उस सीट की तरफ देखा तो वह लड़की जा चुकी थी, लेकिन सीट पर वही कागज़ पड़ा था जिस पर मैंने कुछ लिखा था। मैंने जल्दी से उतरकर वह कागज़ उठा लिया। कागज़ की दूसरी ओर उसने लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र, आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके दिए इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊँगी। बीमारी की वजह से माँ को ज़्यादा वक्त तक घर में भी नहीं रखा जा सकता। आज आपकी वजह से मैं सही वक्त पर घर पहुँच पाऊँगी। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ। जल्द ही आपके पैसे लौटा दूँगी। उस दिन से उसकी वह नम आँखें और मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई। हर रोज़ पोस्टमैन का इंतज़ार करता और उससे पूछता शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 2 साल बाद एक खत मिला। लिखा था, आपका कर्ज मैं अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिरी में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ हमें लिखने और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत का फल है। अगर आप ऐसा करते हो तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करोगे। धन्यवाद।